चलिए, हम लोग हिस्ट्री में मौर्य वंश चल रहे थे, मौर्य साम्राज्य चल रहे थे या मौर्य काल चल रहे थे। एक बार आवाज जा रही है तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर दीजिए। चलिए, आवाज जा रही है। अब देखिए, हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। हम लोग कैसे देखे थे कि नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, उनको पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का अंत किए और वहां से मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश की स्थापना के साथ ही हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखे थे, बिंदुसार के भी बारे में देख लिए थे। हम लोग को अशोक के बारे में देखना है, थोड़ा सा देख लीजिए। मौर्य वंश, मौर्य वंश में हम कई कुछ जो महत्वपूर्ण राजा थे उनका नाम हम बताए थे आप लोग को। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद इन्हीं के बच्चे आएंगे बिंदुसार, इनके बाद अशोक, इनके बाद कुणाल, कुणाल के बाद एक दशरथ भी है, और यहाँ के बाद सबसे अंतिम जो है शासक बृहद्रथ। देखिए, बृहद्रथ के बारे में बीपीएससी जैसा भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। इसलिए बृहद्रथ का नाम हम उस दिन भी लिखे थे, आज भी लिखे थे। एक बार फास्ट रिवीजन करिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे। और बिंदुसार के माता का नाम बताइए, बिंदुसार के भी माता का नाम बताइए। अशोक के माता का नाम तो खैर आप लोग नहीं बताइएगा, अभी हम बताएंगे, लेकिन बिंदुसार के माता का नाम हम बता चुके हैं, बताइए। इनकी माता है दुर्धरा, आप लोग एकदम सही समझ रहे हैं, दुर्धरा। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस तरीके से बैठ के भोजन की और 20 पुरुष चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य बना रहे थे, वो कहानी आप लोग पिछले क्लास में सुन चुके थे। जब ये 20 पुरुष तो उस भोजन को जैसे ही दुर्धरा की तो इनको नहीं बचाया जा सका, जहर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। और उसी समय दुर्धरा गर्भवती थी और उसी समय उनके पेट में यही बिंदुसार है, इनको भी जहर का कुछ अंश चला गया था। ये सार को जहर कहते हैं और बिंदु मतलब नामात्र का जहर, इसीलिए इनके माता का नाम दुर्धरा। आप एकदम याद रखिएगा। रीजन कि कई लोग हेलना समझ लेता है, तो हेलना नहीं है, ठीक। अब अशोक के माता का शुभ्रदांगी, अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन यही देख लीजिए। शुभ्रदांगी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अशोक के भी माता का नाम पूछ। अब यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमारी बात को अब समझिए। आज हम लोग सबसे प्रतापी शासकों में से एक अशोक को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बिंदुसार को भी देखिए। देखिए, एक नाम बिंदुसार और एक नाम बिंबिसार, ये दोनों नाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। रीजन ई है हर्यक वंश, समझिए, ये है हर्यक वंश और ये है मौर्य वंश। इनके जो बेटे थे, इनके जो पुत्र हैं, वो थे अजातशत्रु। इनके जो पुत्र हैं बिंदुसार के इनके पुत्र हैं अशोक। कंफ्यूजन एकदम दूर करिए। बिंबिसार और बिंदुसार में जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अब ई कंफ्यूजन आपको दूर हो गई। अब देखिए बिंदुसार के दो बच्चे थे, दो बच्चे। एक बेटे का इनका नाम था सुसीम और दूसरे बच्चे का नाम था अशोक। लेकिन अशोक युवराज नहीं थे, युवराज हमेशा बड़े बेटे को बोला जाता था और बड़े बेटे इनका सुसीम थे। मतलब पिता के मरने के बाद उनका जो बड़ा पुत्र रहते थे
वही युवराज बनते थे, राजा बनते थे, साम्राज्य देखते थे। अशोक छोटे हैं और हम लोगों ने देखे थे पिछले क्लास में कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। जब बिंदुसार राजा थे तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। एक बार विद्रोह को दबाने के लिए इनके बड़े बेटे सुसीम गए थे और दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए इनके बेटे अशोक गए थे। दोनों बार विद्रोह को दबाया गया, 2 बार विद्रोह उठी और बिंदुसार के बारे में हम लोग देखे थे। जब बिंदुसार की मृत्यु 273 में हुई तो जैसे ही मृत्यु हुई तो पाटलिपुत्र नजदीक में था। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो लाजवाब क्वेश्चन पूछता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक कहाँ थे? तो अशोक कहाँ थे? तो अवंती के प्रांतपति थे। अवंती मतलब उज्जैन। ये अवंती के प्रांतपति थे। तो जी सुसीम भी कहीं थे तो ये तक्षशिला में थे। अब तक्षशिला में जब थे तो आप बताइए कि पाटलिपुत्र पहुंचने में इनको ज्यादा समय लगेगा कि इनको ज्यादा समय लगेगा? जाहिर सी बात है उनको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अशोक जैसे ही मरे 273 में बोला कि हम राजा। पीछे पीछे सुसीम भी पहुंच आए कि बोले कि हम राजा। तो 273 से लेके 269 मतलब बीच में 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। अभी 4 वर्ष कौन राजा है ये पता ही नहीं चला। ये उत्तराधिकारी का संघर्ष। कई लोग आपसे कहेंगे कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार के राजा। कई इतिहासकार कहेंगे कि नहीं, गलती से 100 लिखा गया था, वो 6 लोग था। कई लोग कुछ, लेकिन आपको इसमें नहीं ध्यान देना। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस हम जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। आपको बस यही रखना है कि 273 से 269 में अशोक फाइनली राजा, मतलब 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, मतलब 269 में फाइनली अशोक राजा बने। बस ये ध्यान में रखना है। अशोक 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 देखिए यही है अशोक। एक बार देख लीजिए, यही राजा बने। अब आइए हम लोग को इनको, इतना बात में तक कंफ्यूजन अभी नहीं होना चाहिए जितना बात हम बताएं। बिंदुसार और बिंदुसार के 2 बेटे, एक सुसीम एक अशोक। अब सुसीम अशोक, बड़े बेटे को युवराज बोला जाता था तो बड़े बेटे इनके सुसीम थे। जब बिंदुसार ही शासक थे उस समय तक्षशिला में ही 2 बार विद्रोह हुआ, जिसमें एक बार विद्रोह को दबाने के लिए इनका बड़े बेटे सुसीम गए थे और दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए इनके बेटे अशोक गए थे। 273 बीसी में जब मृत्यु हुई किसका? आपको बिंदुसार की, उस समय ये अशोक थे जो अवंती के प्रांतपति थे। अवंती के प्रांतपति थे और सुसीम उस समय तक्षशिला देख रहे थे। लेकिन अब हुआ कि पाटलिपुत्र आके अशोक बोल दिए कि अब हम राजा। लेकिन नियमतः ही राजा नहीं थे, बड़े बेटे सुसीम युवराज बने। जो बड़ा बेटा रहते थे वही राजा युवराज कहलाते थे पिता के मरने के बाद। अब ये भी पीछे से आके बोले कि हम राजा, मतलब 73 से 69 लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ कि हम राजा। उसी में कई लोग बोला कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार के राजा बने, कोई कहेगा 6 भाइयों को मार के। आप बस इतना ही याद रखिए कि 204 वर्षों तक वहां पर उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। लगभग फिर 269 में अशोक राजा बने। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब आइए अशोक के बारे में देखते हैं। एक तरह से प्रतापी शासकों में से एक थे हमारे अशोक जी। अब देखिए अशोक जी को पहले फोटो भी लगाने दीजिए इनका। देखिए इतना प्रतापी शासक का बात हो, बगल में फोटो ना हो तो नहीं काम चलेगा। देखिए यही है अशोक।
अब इनको पहले देखिए, अशोक का नाम कई किताबों में कुछ मिलता है। अगर पुराण हम लोग देखेंगे, समझिए एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, पुराण में देखिएगा, अभिलेखों में देखिएगा, तो इनका कई नाम मिलता है। अगर पुराण हमें देखिएगा तो इनका नाम मिलता है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। और अब अधिकांश अभिलेखों में देखिएगा तो अपने आप को देवा नाम प्रिय बोले। देवा नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। देवा नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। इनका फोटो हटा देते हैं बाबू। देखिए, देवताओं का प्रिय। अब आपके मन में होगा कि सर अभिलेख, अभिलेख मतलब होता है बाबू कि बड़े बड़े शिलालेख, चट्टानों पर अपनी बातों को लिखना। स्तंभ, स्तंभ पर कोई चीज, कहीं पहाड़ नहीं है, हर जगह पहाड़ होता है, तब कहीं पिलर पर लिखवा के लिया के पोल नियन गड़वा दीजिए कहीं। अब वही चीज हुआ, ये भारत के पहले राजा बने जिन्होंने अपने क्या शिलालेखों के माध्यम से, कला के माध्यम से अपनी बात प्रजा तक पहुंचाएं। प्रजा तक पहली शासक हुए जो ये पहुंचाएं। अब किस तरीके से पहुंचाएं देखिए, प्रजा तक अपने बातों को पहुंचाएं और इनको प्रजा तक कई इनका अभिलेख मिला। वही चीज बता रहे हैं कि पुराण में इनका नाम अशोक वर्धन, अभिलेख में देवा नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी भी मिल सकता है आपको। ठीक, कई अभिलेख देखिएगा, जैसे हम बताएंगे आपको, जैसे मास्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख जो हो गया, गुर्जरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, मास्की आपका कर्नाटक हो गया। मास्की और गुर्जरा में इनका नाम मिलता है अशोक। लेकिन अब जब भाबरू का अभिलेख देखिएगा, भाबरू ये राजस्थान, ये राजस्थान, तो यहां पर इनका नाम मिलता है मगधाधीराज। थोड़ा तो ध्यान रखिए, यहीं तो क्वेश्चन आपको पूछेगा बाबू। अशोक का कई नामें मिली, पुराण हम लोग देखेंगे तो वहां इनका नाम अशोक वर्धन मिला, अशोक वर्धन। कई अधिकांश अभिलेख में इनका नाम देवा नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी मिला। कई अभिलेख में जैसे मास्की जो कर्नाटक में है, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, यहां पर इनका नाम मिला क्या, मैं अशोक ये कहना चाहता हूं। अब समझिएगा, मैं अशोक मतलब हम, इनका नाम अशोक मिला। और लेकिन वही राजस्थान में भाबरू का अभिलेख जो मिला आपको, इसमें उन्होंने स्वयं को बोला कि मैं मगधाधीराज। अब जो मगध का सेटर, अगर बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन सेट करेंगे तो जरूर चाहेंगे कि क्रेडिट ले लिया जाए, तो अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगधाधीराज बोला। क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है, अभी डिटेल में हम बताएंगे। तो अब देखिए, अशोक के माता का नाम सुभ्रदांगी हम बताए थे, सुभ्रदांगी। इनकी माता का भी नाम आपसे पूछ सकता है। अब इसीलिए अब देखिए, ये भारत के पहले राजा थे जिन्होंने कला, शिलालेख, इस सब के माध्यम से अपनी बात अपने प्रजा तक पहुंचाए। अब देखिए, इसी में हम लोग को देखना है क्या, तो इनका कई शिलालेख है जिसके माध्यम से प्रजा को ये अपनी बात कह रहे थे। फिर हम लोग स्तंभ लेख मतलब स्तंभ पर भी लिखा हुआ मिला। फिर आपको गुफा लेख, मैंने गुफा में भी कहीं कहीं पहाड़ों के चट्टानों को काट के गुफा में वहां भी लिख के अपने प्रजा को संबोधित किए।
मतलब अब कला के माध्यम से संबोधित करने वाले भारत के पहले राजा थे। अब देखिए यहीं से हमारे बात को समझिए, जब ये शिलालेख है तो इसमें भी दो पार्ट, एक आपको मिल सकता है बृहद शिलालेख, जब किताब में देखिएगा तो, और एक आपको मिल सकता है लघु शिलालेख। ठीक इसी प्रकार इसमें भी आपको हो जाएगा बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, आई गुफा लेख। अब बात हमारा ध्यान रखिए। अब देखिए इनका अधिकतर जो शिलालेख मिला, ये सब मिला आपको ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में मिला, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में। देखिए अब थोड़ा सा देखिए कि इसको आप लोग पढ़ पा रहे हैं, कोई पढ़ पा रहा है अभी? देखिए तो थोड़ा ध्यान से, हम तो खुदे नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यही शिलालेख इसी तरीके से अपने बात ये सब पहुंचाते थे प्रजा के पास, लेकिन इन्हीं को पहली बार कौन पढ़े थे, खोज कौन किए थे कि देखिए कोई नहीं जानता था कि क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहली बात ये बताने वाले कि देखिए ये ब्राह्मी लिपि है, तो वो व्यक्ति थे टिफलेंथर। लेकिन जो सिर्फ बताए पढ़े ये भी नहीं टिफलेंथर, लेकिन पढ़ने वाले व्यक्ति हुए जेम्स प्रिंसेस। इन्होंने पढ़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए। अब देखिए इनका जो बृहद शिलालेख है वो 8 जगहों से मिला, 8 स्थान से मिला, और 14 बातें उसमें लिखी हुई थी। देखिए ये जो बृहद शिलालेख है इनका संख्या कितना है, तो संख्या 14, स्थान कितना है तो 8। 14 8 मतलब बताइए पहले, समझ रहे हैं कि नहीं? 14 8, 14 8 का मतलब हुआ ये अपना 8 जगह पर अपनी बातों को लिखे हुए हैं। 14 बातें उसमें लिखे हुए हैं 8 स्थान पर, 8 स्थान पर, और 14 बातें इन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित किए हैं बृहद शिलालेख के माध्यम से। तो हम लोग को जानना होगा कि ये 8 स्थान पहले है कौन। सपोज करिए कि ये हमारा हो गया भारत। अगर 8 स्थान अगर हम कह रहे हैं तो समझिए कि 2 गो तो भारत से बाहर, आज के भारत के बाहर मिला है, आज के भारत के, आज का भारत हम बनाए हुए हैं, और एक यहाँ गुजरात में है, एक आपका महाराष्ट्र में है, एक आंध्र प्रदेश में है, 2 उड़ीसा में है, और एक उत्तराखंड में। देखिए 8 स्थान हो गया। अब देखिए कौन कौन, तो पहले तो देखिए शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी मनसेहरा। अब ये जो है गिरनार, गिरनार के बाद यहां सोपार, सोपार के बाद आपको यहां एरार गुड्डी, एरार गुड्डी में के बाद ये है आपको धौली, जोगढ़ धौली, ये हो गया धौली, और ये हो गया कालसी। अब ये सब कौन कौन स्थान पर है ये भी देख लीजिए। ये हो गया दोनों भारत से बाहर है, ये जो हो गया ये गुजरात है, ये हो गया महाराष्ट्र, एरार गुड्डी हो गया आंध्र प्रदेश, जोगढ़ और काल धौली और जोगढ़ कहाँ हो गया? उड़ीसा।
और कालसी उत्तराखंड। अब देखिए इतना बात को पहले समझिए, 8 स्थान पर, मतलब अगर कोई पूछ दिया आपसे कि इनका बृहद शिलालेख 8 स्थान पर मिला है, कौन कौन, तो आपको याद होना चाहिए शहबाजगढ़ी, मनसेरा, दोनों जो है आपको भारत से बाहर, आज का भारत से बाहर लगभग पाकिस्तान को कह सकते हैं। तो यहाँ के प्रजा को संबोधित करने के लिए इन्होंने ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखे थे, इसको लिखे थे खरोष्टी में बाबू, खरोष्टी लिपि में। अफगानिस्तान में जो इनका लेख मिला वो अरायनी में मिला, अफराइनी में मिला, अफराइनी लिपि में अफगान का, और एक खरोष्टी में, और ये सब ब्राह्मी में। अब इस जगह पहले आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब देखिए शाम में जो सोए, अगर ट्रिक देखिएगा तो शाम मतलब शहबाजगढ़ी, मनसेरा, शाम में जो सोए, सोए मतलब सोपार, ओ गदाऊ पूरा नहीं, मतलब ये सब ट्रिक पर आप याद कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट याद हो जाएगा। 8 को तो याद करना ही है, इसमें कौची है। शहबाजगढ़ी, मनसेरा, गिरनार, शहबाजगढ़ी, मनसेरा, गिरनार, सोपार, एरार गुड्डी, धौली, जोगढ़, कालसी। अब यहीं से 14 बात क्या क्या मिली। अब ध्यान रखिएगा कि 8 में 2 ऐसे हैं जो भारत से बाहर मिले, आज के भारत से बाहर मिले, और वो खरोष्टी में है। और ये 14 बातें बोले, और उस 14 बातें को ही देखना है कि क्या क्या बोले। एक बार देखिए, यहां भी देखिए, मैप में देखिए। अब देखिए यही हम बताएं शहबाजगढ़ी और मनसेरा। अभी ध्यान रखिएगा, ये है गिरनार, ये है सोपार। अभी जो जो हम बताए हैं वही टिक कर रहे हैं बाबू खाली। उसके बाद ये बताए धौली, ये बताए जोगढ़, ये बताए एरार गुड्डी, और क्या बताएं? और कुछ नहीं बताएं, एक कालसी बताएं। लेख देख अखंड भारत, अखंड भारत। अब देखिए यही अभी हम लेख बताए हैं 8 स्थान पर, एक मनसेरा, शहबाजगढ़ी, गिरनार, सोपार, एरार गुड्डी, धौली, जोगढ़, कालसी। और यहाँ पर जो 13 बातें, इनकी 14 बातें जो मिली हुई हैं, उसको हमको देखना है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसको किस तरीके से मिला है। अब देखिए, देखिए पहला इन्होंने बात बोला, पहला संख्या फर्स्ट में जो निम्नलिखित बातों में से जो इंपोर्टेंट है, मतलब पशु हत्या और सामाजिक माने बड़े समारोह पर रोक लगाना है। देखिए पशु हत्या और बड़े समारोह पर रोक, पहला बात यही बोले। दूसरा क्या बोले कि व्यक्तियों के साथ साथ पशुओं के भी अस्पताल हो, और दक्षिण पड़ोसी का जिक्र मिला। संख्या 3 में क्या बोले हैं, तो हर 5 वर्ष पर अपने अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करने के लिए बोले, क्षेत्र का दौरा करने के लिए इन्होंने बोला। चौथा में धम्म नीति का उल्लेख है, धम्म नीति का उल्लेख है। और संख्या 5 में है कि 14 वर्ष में धम्म महामात्र नामक जो नए पद हैं उसकी नियुक्ति के लिए का उल्लेख है, यानी उसके बहाल का उल्लेख है प्रत्येक 14 वर्ष पर। और ये छठा संख्या में क्या है, आत्मनियंत्रण की चर्चा मिलता है। और 7वां 8वां में धम्म यात्रा का उल्लेख है। और यही आपको 13वां में कलिंग युद्ध का जिक्र है और उत्तर पड़ोसी का जिक्र है। जिस तरीके से संख्या 2 में दक्षिण पड़ोसी का जिक्र किया गया है, ठीक उसी प्रकार 13वां में कलिंग युद्ध का चर्चा है और उत्तर पड़ोसी का जिक्र किया गया है। और 13वें का एक और अतिरिक्त जो अभिलेख है वो इसी धौली और जोगढ़ में मिलता है, धौली और जोगढ़ में। और धौली और जोगढ़ में अशोक ने सभी अपने प्रजाओं को अपना संतान माना। अशोक अपने सभी मतलब जितने भी प्रजा हैं सबको अशोक अपना संतान माने। ये कौन है, ये 13 का अतिरिक्त अभिलेख धौली जोगढ़ में
ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए यही है अशोक, इनके बारे में तो आप लोग देखिए लिए। अब देखिए ये जब हम लोग देख लिए तो इनका कुछ और जो बातें हैं वो देखिए। अब हम लोग बृहद शिलालेख देख लिए। अब लघु शिलालेख की अगर बात करिएगा तो लघु शिलालेख में कुछ नहीं है। लघु में वही है कि मास्की और गुर्जरा में इनका क्या नाम मिलता है, अशोक। अशोक। उसके बाद आपको भाबरू में इनका नाम मिलता है, भाबरू में क्या, मगधाधीराज। मगधाधीराज, ये बात याद रखिएगा। अब आइए स्तंभ लेख। अब इनका हम लोग स्तंभ लेख देखते हैं। तो देखिए स्तंभ लेख। अब इनका स्तंभ लेख कहां कहां मिला, तो स्तंभ लेख इनका संख्या 7 है और ये 6 स्थान से 6 स्थान से मिले। अब 6 स्थान से कौन कौन 6 स्थान है उसको देखिए। पहले इसको हटाइए। स्तंभ लेख इनका संख्या 7 6 स्थानों से मिले हुए हैं। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए यही 6 गो हम लोग को स्तंभ लेख भी इनका याद करना है। देखिए पहला याद रखिए टोपरा, दूसरा मेरठ, टोपरा, दूसरा मेरठ, तीसरा कौशाम्बी और शाम्बी, और उसके बाद लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। अब समझिए कि ये सब है कहां सर, ये भी बाहरे है का। तो देखिए जो तीनों हम लिख दिए नीचे, ये तीनों बिहार है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये पश्चिमी चंपारण आप देख रहे हैं। टोपरा ये हरियाणा, मेरठ ये कहा, उत्तर प्रदेश, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। अब उम्मीद है कि आप लोग को ही स्तंभ लेख भी आप लोग को याद हो। कौन कौन, टोपरा। अब देखिए यही टोपरा जो मेरठ का स्तंभ लेख था, इनको फिरोज शाह तुगलक उठवा के दिल्ली लाए और इन्होंने ही पढ़वाने की प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोग ने देखा कि टिफलेंतर सिर्फ पहचाने की कौन लिपि है, लेकिन इनको पहली बार पढ़ने वाले सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेस बने। यहाँ बात समझ गए। अब टोपरा और मेरठ को दिल्ली लेके गया गया और लाजवाब क्वेश्चन है कौशाम्बी में आपको समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और जहांगीर का भी अभिलेख खोदा गया है। समुद्रगुप्त जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है किसमें, कौशाम्बी में। और टोपरा और मेरठ में क्या है, तो टोपरा और मेरठ का तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक लेके दिल्ली, तो इन्होंने ही जब पढ़वाया तो टिफलेंथर दे तो ये सिर्फ बताएं कि देखिए ये ब्राह्मी लिपि है। पढ़ टिफलेंथर भी नहीं पाए हैं, पढ़ा कौन, तो जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस। अब यहां तक आप बात समझ गए। अब थोड़ा सा मैपवा कहां गया, मैपवा। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखिए तो अभी देखिए यही टोपरा बताएं, मेरठ बताएं, लौरिया नंदनगढ़ बताएं, रामपुरवा बताएं और लौरिया अरेराज बताएं। क्या अब आप लोग देख लिए। अब यहां से अब थोड़ा सा इनका कुछ देखिए, यही आपको यही ब्राह्मी लिपि टिफलेंथर 1750 में सिर्फ खोज किए, सिर्फ पढ़े, पढ़े भी नहीं, सिर्फ बताएं कि देखिए ये ब्राह्मी लिपि में बोला गया है। जेम्स प्रिंसेस ये 1837 में पढ़े कि नहीं, देखिए ये बातें लिखी हुई है। यही बृहद शिलालेख हम बताएं जिसकी संख्या 14 थी। पहला पशु हत्या पर रोक, बड़े समारोह पर रोक, व्यक्तियों के साथ साथ पशु का
के लिए भी अस्पताल की व्यवस्था हो। कई देखे हम लोग के प्रत्येक 5 वर्ष पर अपने अधिकारियों को ये बोले कि क्षेत्र का दौरा कीजिए। ये सभी बातें हम लोग देखे। धम्म नीति पर किस तरीके का आत्मनियंत्रण का चर्चा का भी उल्लेख है और इसी में कलिंग युद्ध का भी उल्लेख है। अब देखिए यही 8 स्थानों पर मनसेहरा, गिरनार, ये सब हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए यही लघु शिलालेख जो भी हम बताएं, बास्की कर्नाटक गुजरा में, इसमें नाम अशोक मिलता है। भाब्रू जो राजस्थान में है, इसमें मगधा धीराज मिलता है। इसका भी स्तंभ लेख की संख्या 7 है। टोपरा, मेरठ, ये सब हम बता दिए। ये हरियाणा, मेरठ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, लौरिया अरेराज बिहार, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, रामपुरवा बिहार। ये फिरोज तुगलक टोपरा और मेरठ को उठवा के दिल्ली लाए थे और ये कौशाम्बी में ही हम लोगों ने देखे कि क्या, तो समुद्रगुप्त जहांगीर के भी अभिलेख खोदे गए हैं। अब देखिए यही प्रयागराज का जो अभिलेख है, बहुत बढ़िया, प्रयागराज का जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो प्रयागराज के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। और इन रानी का अभिलेख क्यों, तो उनकी पत्नी कारूबाकी और बेटे तीवर का उल्लेख किया गया है। और जो रुकमनदेही अभिलेख है उसमें आपको मौर्य काल की कर प्रणाली का जिक्र किया गया है। और एक सारनाथ स्तंभ लेख जो मिलेगा आपको, उसमें राजकीय चिन्ह का उल्लेख मिलता है। इतना चीज हम डायरेक्ट याद रखिए, उतना ही बता रहे हैं जितना परीक्षा के लिए आपके इंपोर्टेंट है। वन लाइनर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, बास्की गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिला, भाब्रू में अशोक का नाम मगधा धीराज मिला। इसका स्तंभ लेख की संख्या 7। टोपरा, ये सब हम बता दिए आपको। टोपरा, लौरिया अरेराज, रुकमनदेही, सारनाथ अभिलेख, प्रयागराज अभिलेख, ये सब देखिए। अब देखिए गुफा अभिलेख। अभी ये गुफा अभिलेख अगर कहिएगा, देखिए गुफाओं को काट के भी अपनी बात वहीं पर कहीं कहीं लिख दिया जाता था। तो यही जहानाबाद जिले में ही जो बराबर पहाड़ी थी, वहीं पर 4 गुफा बनवाए। कौन? अशोक। विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाल गुफा, उसके बाद लोमन ऋषि गुफा। विश्व झोपड़ी गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाल गुफा, लोमन ऋषि गुफा। इस सारा गुफा बनवाए जरूर, अपने अशोक बौद्ध धर्म को ज्वाइन किए थे, लेकिन ये सभी बनवा के ये आजीवक संप्रदाय को दान दे दी। और इन्हीं के पोता दशरथ जो थे, उन्होंने भी नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफा बनवाए और ये भी आजीवक संप्रदाय को दान दे दिए, जिस तरीके से दादाजी ने दान दिए। आप हमारी बात यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए यही आपको लुम्बिनी, ये सभी जो देखिए यही स्तंभ लेख जो अभी हम बताएं आपको। अब उम्मीद है कि यहां तक तो आप लोग को आ गया होगा। एक बात देखिए, जानते हैं अशोक को आज के लोग अशोक तो इस तरीके की राजा थे, विश्वास मानिए आप लोग। फोटो देखिए, फोटो, और ये फोटो देख के यही कि अशोक अखंड जो भारत हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, ये सब जो अखंड भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक उनको और बढ़ाएं। और अशोक, एक बात विश्वास मानिए कि जो हम देखे इतिहास को पढ़ने के दौरान, तो जिस तरीके से इनका कलिंग युद्ध के दौरान हृदय पिघला। कलिंग युद्ध क्यों, तो हम बताएं अभी कि कलिंग युद्ध के अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध का भी जिक्र है। और कलिंग युद्ध में ही इन्होंने अपना तलवार फेंक दिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और वहीं से बौद्ध धर्म ज्वाइन किए। क्यों? कलिंग युद्ध में इतना लोग मरे कि वहां की भूमि एकदम आपको खून से रंगा गई थी। छोटा बच्चा से लेके, औरत से लेके, महिलाएं, सब लोग मारा गया। और अशोक को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम गलत कर दिए हैं, इसीलिए उसी युद्ध में अपना तलवार फेंकते हैं। और वही कलिंग से हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कलिंग किस युद्ध, मैंने
किस युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? तो कलिंग युद्ध। आप याद रखिएगा, अपने शासन के 8वें वर्ष से कलिंग युद्ध लड़े। और एक बात जान लीजिए, धनानंद के समय सिकंदर आए। आज तो लोग कहता नहीं है कि हम अशोक के वंशज हैं, मतलब अशोक हमारे यहाँ से रहने वाले हैं। आज थोड़ा सा है कि जितना नाम मिलना चाहिए आज नहीं मिल पाता है। बहुत कम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे थे अशोक, वैसे थे। लेकिन विश्वास मानिए, धनानंद तो प्रतापी शासक धनानंद भी थे। जब व्यास नदी पार करने से सिकंदर इनकार किए कि नहीं, उनकी सेना बोली कि हम व्यास नहीं पार करेंगे, तो सिकंदर की सेना व्यास पार करने से इनकार कर दी। लेकिन विश्वास मानिए, अगर अशोक रहते उस समय तो वो इनकार जरूर करते, अशोक खुदे चढ़ जाते। समझ गए? और यहां तक हम बता देते हैं आपको कि आज वहां जब यूरोप में चल जाइएगा, मैसेडोनिया में, तो वहां का प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हम सिकंदर के वंशज हैं या सिकंदर की हमारे यहां से रहने वाले थे। लेकिन भारत में बहुत लोग कहता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, हम लोग जो जो देखे उसको एक बार रिकॉल करिए, एकदम फास्ट रिवीजन करिए। इनका अशोक पहले राजा थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम, चित्रकार अपना के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किए। भारत के पहले राजा थे। और ये बृहद शिलालेख इनका हुआ। शिलालेख 8 स्थानों से मिला, 14 बातें बोले गए। 8 कौन कौन? जिसमें आज 2 बाहर भी मिले हैं 8 में, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। उसके बाद आपको गिरनार, सोपार, एरारगुड्डी और धौली जोगढ़ और कालसी। कालसी उत्तराखंड, धौली जोगढ़ उड़ीसा, एरारगुड्डी आंध्र प्रदेश और सोपार महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात और शहबाजगढ़ी मनसेहरा आज का पाकिस्तान हम कह सकते हैं। और शहबाजगढ़ी मनसेहरा का जो शिलालेख है वो खरोष्टी लिपि में है, ये खरोष्टी लिपि में है। और ये बाकी अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो उस समय जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन ये जहां जहां अभिलेख, अब जैसे यहाँ भारत में बैठे हैं, अफगान के व्यक्ति को समझाना है तो वहां पर वहां का अफराइनी भाषा में लिखा गया है। इसी तरह शहबाजगढ़ी मनसेहरा खरोष्टी, जो लिपि वहां के लोग समझते थे उसी लिपि में इनका शिलालेख मिला। और हम लोगों ने देखा कि इनका शिलालेख को कोई पढ़ नहीं पा रहा था कि क्या लिखा गया है। तो इनको पहली बार तिफलेंथर ने बताएं कि नहीं, ये ब्राह्मी लिपि लिखा गया है, लेकिन वो भी पढ़ नहीं पाए। उनके बाद जब जेम्स प्रिंसेस बोले कि लाइए हम पढ़ते हैं, तो उसी क्रम में हम लोग देखे कि जेम्स प्रिंसेस पहली बार पढ़े। लेकिन ब्राह्मी लिपि का खोज अगर आपसे पूछ देगा तो आपको टिफलेंथर बताना है, टिफलेंथर बताना है। अब ये देख लिए, अब स्तंभ लेख इनका कहाँ कहाँ मिला है? 6 स्थान, जिसमें से 3 बिहार, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों बिहार में मिला है। और बाकी तो एक मेरठ और एक टोपरा और एक कौशाम्बी। कौशाम्बी मेरठ उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आपको टोपरा हरियाणा। टोपरा मेरठ को ही कौन लेके आए थे? फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली उठवा के लाए। कौशाम्बी में ही अभिलेख में ये क्या, तो कौशाम्बी में समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी अभिलेख को खोदा गया है। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? प्रयागराज के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इनकी पत्नी कारूबाकी और इनके बेटे तीवर की उल्लेख है, यानी तीवर का चर्चा है। ये अशोक की बातें है। रुकमनदेही अभिलेख में मौर्य काल के कर्ण प्रणाली का आपको जिक्र मिलता है। अब यहाँ से अशोक पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब यहाँ से हम लोग को बस देखना क्या है, तो अब हम लोग को देखना है यहाँ से मौर्य का प्रशासन। अब यहाँ से मौर्य प्रशासन देखना है, और मौर्य प्रशासन जैसे ही देखेंगे मौर्य काल खत्म हो जाएगा। जो भार है मौर्य काल तक है, उसके बाद भार नहीं होगा। मौर्य प्रशासन अगला क्लास में देखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले दिन, यहाँ के बाद हम लोग बस प्रशासन देखेंगे और वहां से ये चैप्टर आपको
समाप्त हो जाएगी। चलिए ठीक है।